नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के खतरे से सतर्क रहना जरूरी है। दुनिया के कई देश और अपने ही देश के कई राज्यों में मरीजों की बढ़ती संख्या इस बात का संकेत दे रही है कि अभी लापरवाही की जरूरत नहीं है। ठंड का मौसम शुरू हो गया है। ऐसे में इस गंभीर बीमारी से बचने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, हम आज अपनी चर्चा में उन मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में खास मेहमान हैं, हम उनका आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर ओम नारायण अवस्थी जी, योग विशेषज्ञ, लोहिया संस्थान से। आपका स्वागत है अवस्थी जी। नमस्कार भाई साहब। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात का संदेह जाहिर किया है और कहा है कि किस तरीके से हम कोविड पर विजय पाने के लिए क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। उन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को और ज़्यादा बढ़ाने की बात कही है और ढेर सारे अन्य उपायों की बात की है कि अभी और सचेत रहने की ज़रूरत है। उन्होंने वेंटिलेटर बेडों की संख्या, आईसीयू बेडों की संख्या अभी भी बरकरार रखने की बात कही है। जिस तरीके से तमाम उपाय सरकार पिछले दिनों से कर रही है, आपको लगता है कोरोना की जो दूसरी लहर है, तमाम विश्व के यूरोपियन कंट्री के कई देशों में लॉकडाउन एक बार फिर से कर दिया गया और देश के कुछ ऐसे राज्य हैं, दिल्ली की ही अगर हम बात करते हैं, जहां पर जिस तरीके से मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है और अपने एनसीआर में भी इसका संदेश देखा जा रहा है, लेकिन तमाम पूरे देश में उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे ज़्यादा है। उसको देखते हुए कितना सचेत रहने की ज़रूरत है? धन्यवाद विकास भैया। सबसे पहले बात कही जाए कि कोरोना की दूसरी लहर, तो बिल्कुल सच है। और आज हम एक बात बतलाएं कि युद्ध जारी हो और हमारे पास तलवार ना हो, तो जो बचने का उपाय है वो ढाल है। और वो ढाल कौन सी है? वो हमारे साथ है, वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता रूपी ढाल। रोग प्रतिरोधक क्षमता रूपी ढाल से ही हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने आप को कैसे बचाएं और साथ में दूसरों को भी बचाएं। तो इसके लिए आज ही पेपर में आया कि हर 6 घंटे में एक मौत राजधानी में हो रही है, कोरोना से ही हो रही है। तो हमें सचेत होने की ज़रूरत है, कोई लापरवाही करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन दी गई हैं, उन गाइडलाइन को हमें अब सही मायने में अब उन्हें फॉलो करने की ज़रूरत है। जो बातें बतलाई गई हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग जरूर करें। जो है, जब भी हमें मौका मिले, समय मिले, तो हम साबुन से या सैनिटाइज से अपने हाथ को 20 सेकंड धोते रहें। बिल्कुल। और सोशल डिस्टेंसिंग जहां हम सार्वजनिक स्थानों पे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं, तो वहां पर हम 6 गज, कहते हैं ना 6 मीटर की दूरी या 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है और मास्क जरूरी है। तो इन बातों को अब मानने की आवश्यकता है, क्योंकि सर्दी का मौसम आ गया है और सर्दी में वैसे भी हमारे जो हार्ट की जो नलियां हैं, जो रक्त की जो वाहिनियां हैं, वो उनमें रक्त का जो गाढ़ापन होने की वजह से इस समय बहुत सचेत रहने की जरूरत है। खासकर जो श्वसन रोगी हैं, उनको तो खासकर सतर्क रहने की जरूरत है। तमाम ऐसे लोग होते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं अथवा रोगी हैं, उन लोगों को विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी ठंड में। जैसा कि आपने बताया कि खून गाढ़ा होने की बात होती है, हार्ट की बीमारी या फेफड़ों की बीमारी से जो लोग ग्रसित होते हैं, ऐसे लोगों को क्या कुछ उपाय करने चाहिए? आप योग में किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं ऐसे लोग? सबसे पहले तो एक बात, ये बात हमें पता चल जानी चाहिए कि जो भी वायरस हो, वायरस चाहे हमारा छोटा वायरस हो, चाहे बड़ा वायरस हो, चाहे वो डेंगू वायरस हो, चाहे वो हमारा जो है कोरोना वायरस हो, वायरस, ये जो बाहरी जो वायरस होते हैं जो हमारे शरीर के ऊपर आक्रमण करते हैं, इनसे बचने के लिए हमारे शरीर के अंदर 4 पिलर हैं। जैसे कि मनुष्य जीवन में 4 पिलर बहुत इंपॉर्टेंट अध्यात्म जगत में बतलाए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसी तरह से हमारे 4 पिलर, जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले 4 पिलर हमारे शरीर में हैं, भगवान ने जब रचना की तो ये 4 पिलर हमको साथ में दिए। और वो 4 पिलर कौन कौन से हैं? पहला पिलर है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो है वो टी-सेल को जनरेट करती है। वो टी-सेल जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता रूपी सेल को ही वो जनरेट करती है। और दूसरा है हमारा स्प्लीन ग्रंथि, स्प्लीन और थाइमस ग्रंथि। और तीसरी जो बात आती है वो है हमारा बोन मैरो। बोन मैरो के साथ साथ में जो इन टी-सेल को हमारे बॉडी में जनरेट करता है वो है लिम्फ नोड।
लिम्फेथेटिक सिस्टम जो हमारे शरीर के अंदर है, ये क्या करता है, ये सर्कुलेट करता है। जिस तरह से लंग्स ब्लड प्यूरिफाई करता है, तो वो हार्ट को देता है और हार्ट पूरे शरीर में रक्त को परिसंचरित करता है। उसी तरह से इम्यूनिटी सेल को लिम्फ नोड हमारे पूरी बॉडी में पहुंचाते हैं। यदि हम इन चारों पिलर से संबंधित जो भी योगासन अभ्यास करते हैं, या हम गांव में रहते हैं तो जिस तरह के हमारे गांव के वर्क हैं, उन कार्यों को यदि हम करते हैं और जिनमें ये चारों हमारे जो है प्रभावित होते हैं ग्रंथियां, और तो उनसे क्या होता है कि हमारे अंदर इम्यूनिटी बढ़ती है और बाहरी जो वायरस हैं उनको हम लड़ने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है और हम उन वायरसों को कमजोर कर कर हम जीत जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है कोरोना वायरस को जीत चुके हैं, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा भारत में है। दुनिया के आज दुनिया भारत की तरफ देख रहा है, क्योंकि भारत में जो रिकवरी रेट है वो सबसे ज्यादा। बिल्कुल, दुनिया भारत की ओर देख रही है और WHO ने भारत की भी तारीफ की है कि जिस तरीके से इतनी बड़ी आबादी में हम लोगों ने कंट्रोल किया। और उत्तर प्रदेश की अगर इसमें बात करें तो तारीफ बनती ही बनती है उत्तर प्रदेश में कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य, हमारा रिकवरी रेट 94% के आसपास है। ये अपने आप में दिखाता है कि हम लोगों ने कितना संयम बरता है। लेकिन अब इस संयम की आप देखते हैं किस तरीके से ज़रूरत होती है। वो छोटी छोटी चीज़ें जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, क्या कुछ वो उपाय हैं जिनको हम ध्यान में रख सकते हैं? वो लोग जिनको कोरोना संक्रमण का प्रभाव हो चुका है अथवा जो अभी प्रभावित नहीं हुए, उससे दोनों लोगों को अलग अलग कैसे अपना ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो बात आ रही है कि जिस तरह से प्रदेश, हमारा प्रदेश सबसे नंबर 1 है, और बताते भी हैं कि उत्तर प्रदेश नहीं उत्तम प्रदेश। इसमें कहीं ना कहीं भारत जो हमारे सरकार के जो मंत्री हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनका श्रेय जाता है। और हम सबका, और जितने भी हमारे मेडिकल लाइन से जुड़े हुए कोरोना योद्धा हैं, इन सबका श्रेय जाता है कि आज, और हम जनता को भी इस बात को श्रेय देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जनता भी संयम कहीं ना कहीं बरत के आज हमारा देश प्रदेश में रिकवरी रेट में सबसे आगे है। लेकिन कहीं ना कहीं आज हम इन सब बातों को, जैसे जब हम बहुत ज़्यादा हर्षित होते हैं तो कहीं ना कहीं हम खुशी के मारे कुछ चीज़ें अवॉइड कर जाते हैं। और आज हम पिछले अभी दीपावली का उत्सव देखा, उसमें हमने देखा कि लोगों ने कहीं ना कहीं गलतियां फिर से की, बाजार में निकलने में जो दिक्कत हाँ, उन गलतियों को फिर से दोहराया और बाजार में जाके उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, मास्क भी कुछ लोगों ने नहीं लगाया। जब हमारे मीडिया कर्मी ने उनके सामने गए तो वो मीडिया कर्मी को देख के उन्होंने मास्क लगाना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं गलतियां हो रही हैं। अब बात आती है बचाव की, तो जिनको कोरोना वायरस हो चुका है और वो कहते हैं कि अब मुझे कोई डरने की बात नहीं है, ये गलत फहमी में ना पड़े, क्योंकि वायरस फिर दोबारा हो सकता है। और वायरस कहते हैं कि वैक्सीन जब तक नहीं है तब तक तो हमें सतर्कता बरतनी है, लेकिन वैक्सीन आने के बाद भी हमें वायरस से लड़ने के लिए अपने अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बना के रखना है। और जिनको नहीं हुआ है भगवान की कृपा से, और जिन्होंने संयम बरता है, जिन्होंने अपने आप को सेफ रखा है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। और आगे भी इसी तरह से अपने आप को संयम में बरतते रहें, अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारें, अपने जो है खान पान को बदलें। और आज के समय में जैसा कि सर्द का मौसम आ गया है, सर्दी के मौसम में कुछ योगाभ्यास या जो भी जिनको प्रिय है, जिनका अभ्यास या योगाभ्यास जरूर जानना चाहता था। वो योगाभ्यास कौन कौन से हैं और किस समय किए जा सकते हैं? क्या व्यस्त दिनचर्या में आदमी ऑफिस में जाता है 8 से 10 घंटे जो काम करते हैं, या घर पे जो काम करने वाले लोग हैं, क्या कुछ उपाय, क्या समय निकालें जो उनके शरीर के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा? बिल्कुल, आज हर किसी के पास एक ही बात है कि मेरे पास समय नहीं है। लेकिन समय की जब बात आती है तो समय नहीं है, लेकिन समय निकालना पड़ता है। जब शरीर बीमार होता है तो फिर हमारे पास समय ही समय निकल आता है। तो जब शरीर बीमार ही ना होने पाए, उसके लिए यदि हमने थोड़ा सा भी समय अपने शरीर को दे दिया तो हम फिर बीमार ही नहीं होंगे, तो हम फिर सारी चीज़ें अपनी अच्छे से कर सकते हैं। तो उसके लिए कहते हैं कि यदि किसी के पास सुबह में समय नहीं है तो वो शाम को भी सूर्यास्त के पहले या सूर्यास्त के समय 5 से 6 का या 5 से 7 का जो टाइम होता है वो सबसे अच्छा टाइम माना गया है। और योगाभ्यास का सुबह में 5 से 7 का समय और शाम में 5 से 7 का समय माना गया है। और बीच बीच में एक और बात है, जिनके पास बहुत व्यस्ततम लाइफ है, उनके लिए योग टुकड़ों में बांट दिया जाए। जैसे लाइफ स्टाइल की बात करें तो हमने एक अनुभव किया है, और
लोगों से शेयर भी करता रहता हूं। जैसे अस्पताल में कोई मेरे पास आता है मरीज, तो उसको भी मैं शेयर करता हूं कि आपके पास समय नहीं है तो योग को आप टुकड़ों में बांट लीजिए। योग जो है, पहले तो आप इसको समझिए कि योग चिकित्सा पद्धति के रूप में इसको मत स्वीकार करिए, क्योंकि योग आप चिकित्सा पद्धति के रूप में स्वीकार करेंगे तो इसे छोड़ देंगे। और योग चिकित्सा पद्धति नहीं है, योग जीवन पद्धति है। योग जो है इस तरह से जीवन में हमारे समावित है, हम जानते नहीं हैं। बस इसे जब किसी गुरु के माध्यम से, या हम आज समय की जो मांग है योग और आयुर्वेद, उस तरह से तो आज हम इसकी महत्व को समझने लगे हैं। नहीं, पहले तो हम इस महत्व को समझते ही नहीं थे। योग को हमें कैसे लेना है, जैसे हम टैबलेट लेते हैं, शाम को डॉक्टर साहब ने बतलाया कि हमें सुबह में ये टैबलेट लेना है, दोपहर में ये टैबलेट लेना है, शाम को ये टैबलेट लेना है, और शाम को सोने के पहले सिरप पीना है। उसी तरह से योग को आप ना डिवाइड कर लीजिए कि सुबह हमने थोड़े से योगासन अभ्यास कर लिए, उसके बाद हमारे पास समय जैसे कम है, उसके बाद हम ऑफिस में चले गए, तो ऑफिस में जब हम बैठे हैं तो हमें 10 मिनट का समय हम गप में निकाल देते हैं, अनावश्यक व्यर्थ बातों में निकाल देते हैं, नेगेटिविटी चिंतन में जो निकाल देते हैं, तो उस चिंतन को हम सकारात्मक चिंतन में कैसे तब्दील कर सकते हैं। वो 10 मिनट हम ऑफिस में बैठ के हम क्या कर लें, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें, हम भ्रामरी प्राणायाम कर लें, हम उज्जयी प्राणायाम कर लें। तो इस तरह से जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे साथ होता क्या है कि हमको एक तो रिचार्ज हम जो हो जाते हैं, और हम एक सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं, और जो ऑफिस वर्क जो हमारे साथ होता है उसमें हमारी और प्रवृत्ता बढ़ जाती है। फिर शाम को हम थोड़ा सा योग निद्रा का अभ्यास कर लें, ध्यान का अभ्यास कर लें, और शाम को जब हम सोने जाएं तो सोने से पहले हम अपने पूरे दिन का एनालिसिस करें और निरीक्षण करें, और प्रभु का चिंतन करते हुए हम जो है अपने शयन कक्ष में निद्रा की तरफ जाएं। तो इस तरह से जीवन स्टाइल हम बनाएं, अपनी लाइफ पद्धति को बनाएं, तो देखिए हम कितने स्वस्थ रह सकते हैं। बिल्कुल। इसी भी चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर वेद प्रकाश जी जुड़ गए हैं KGMU से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कोरोना की दूसरी लहर को लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि सचेत रहने की जरूरत है, काउंटर ट्रेसिंग और ज़्यादा बढ़ाई जाए। क्या कुछ चीज़ें हैं, कितना खतरा आप देख रहे हैं? आप लोगों की राय थी कि ठंड आएगी तो मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। देखिए, इस पे विकास जी, पिछली बार भी जब हम लोग बैठे थे तब भी ये चर्चा हुई थी कि बहुत ही अपेक्षित है कि सेकेंड वेव आए जी, और उसके लिए हम लोग देख भी रहे हैं कि दिल्ली समीपवर्ती जगह है जहाँ से तमाम लोगों में सेकेंड वेव और थर्ड वेव की बात हो रही है, और बड़ी संख्या में वहाँ पे केसेस सामने आ रहे हैं। और जहाँ तक जो हमारी वहाँ पे तैयारियाँ हैं उनको लेकर भी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए लगातार काम चल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा कारगर है इसकी रोकथाम। माने अगर हमें इस इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए जो उपाय हमें बताए हैं, साधारण उपाय हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि लगातार शादी ब्याह के चाहे आयोजन हो, चाहे बाज़ारों की भीड़ आप देख लीजिए, चाहे आप त्योहारों को देख लीजिए, या फिर चुनावों के स्थितियों को देख लीजिए, तमाम लोगों ने किसी भी जो भी हिदायतें हैं किसी ने उसको अनुपालन नहीं किया है। लगातार नियम को तोड़ रहे हैं लोग, और लगातार इस इन्फेक्शन को स्प्रेड करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि हम लोग, यदि ये सही है कि स्ट्रेंथन करना है सिस्टम को, लेकिन अगर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती रहेगी तो ये कम ही पड़ता जाएगा सिस्टम, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में हमारी पॉपुलेशन है उसे बचाने के लिए जो छोटे छोटे उपाय हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइजेशन है, हाथ को किस तरह से हमें हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, रेस्पिरेटरी हाइजीन का कैसे ध्यान रखना है, ये सारी बातों को लगातार बताया गया और सब जान रहे हैं, लेकिन जानते हुए नहीं मानते हैं लोग। इस बात का एक मैं कहूँगा कि हम लोग एक जैसे कहते हैं ना कि ज्वालामुखी पर बैठे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी स्थिति है हमारे सामने। डॉक्टर साहब, एक और गंभीर स्थिति है कि अगर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में अब तक इस बीमारी से 7,480 मौतें हुई हैं, और 60 से अधिक जो मरीज 60 वर्ष ज़्यादा उम्र के हैं वो 10% प्रभावित हुए हैं। अब तक उनकी संख्या 10% तक पहुंच गई है। लेकिन अगर मृत्यु की संख्या में हम इसको देखेंगे तो 45% जो बुजुर्ग थे, ये 60% से ज़्यादा थे, उनकी इसमें मौत हुई है। किस तरीके से देखते हैं इस मौसम में, क्या ये बड़ा दिक्कत कर सकता है? देखिए, जो बुजुर्ग वाले लोग हैं,
वो रेस्पिरेटरी की तमाम तरह की बीमारियों से भी ग्रसित हैं, चाहे सीओपीडी की बीमारी हो, चाहे आपके टीबी की बीमारियां हों, या आपके एलर्जी के जो भी मामले हैं। इन सब बातों को अगर देखेंगे, हार्ट की बीमारियां हों, ये सब इस ग्रुप में ज़्यादा हैं। शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, किसी को कैंसर है, या कोई आप देखेंगे लिवर की, किडनी की बीमारियां हैं, ये बड़ी तादाद में इसी ग्रुप में है, जो 60 प्लस का ग्रुप है। और वैसे भी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो भी इस ग्रुप में कम है जी। तो ऐसे में यदि इन लोगों को बचा के रखा गया है तो एक बड़ी, मैं कहूँगा कि एक बड़ी स्ट्रेटजी है कि सिर्फ 10% लोग चपेट में आए, लेकिन मौत का आंकड़ा बड़ा है। 45% लोग इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस मौत को। तो देखने वाली बात यह है कि इन लोगों को घर में रहने के लिए कहा गया था, उन लोगों ने काफ़ी हद तक अनुपालन किया, इसीलिए सिर्फ 10% लोग ही इन्फेक्शन की चपेट में आए हैं। सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन की चपेट में आने वाले 20 से 30 वर्ष के लोग या 30 से 40 वर्ष के लोग हैं, युवा वर्ग है। अब ज़्यादातर युवा वर्ग या तो इसमें इम्यून हो चुका है या लोग इसको ओवरकम कर गए हैं। अब जो बचा हुआ तबका है वो बुजुर्गों का है या बच्चों का है, और स्कूली बच्चों का है, और महिलाओं का है घर में। इस ग्रुप को बचाने के लिए लगातार हम लोगों ने अपील की, आप लोगों ने रखा, सरकार की तरफ से तमाम एनजीओ संगठनों ने भी इस बात को सामने रखा, मीडिया ने लगातार प्रयास करते हुए इसको बचाया है। मैं कहूँगा कि अभी इन लोगों को निकलने की आवश्यकता नहीं है, ये लोग घरों में ही रहें। बुजुर्ग, महिलाएं और बीमारी के लोग जरूर घरों में रहें, इससे कि हम लोग इस चेन को तोड़ सकें और जो चेन आगे बनने की प्रक्रिया चल रही है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बस नाव जल्द ही किनारे लगने वाली है। उम्मीद जाहिर की गई है कि जल्द ही कोरोना की वैक्सीन आएगी। अवस्थी जी, इस बीमारी से जब कोई संक्रमित होता है तो मानसिक अवसाद भी उसमें देखा गया है, जो काफ़ी दिक्कतें देखी गई हैं। तो ऐसे में आप योग को उस जगह पे किस तरीके से देखते हैं कि उसमें सहायता कर सकता है? कहते हैं ना, सबसे पहले बीमारी का जो भय होता है वो बीमारी से ज़्यादा गंभीर होता है। कहते हैं बीमारी से बड़ा बीमारी का जो भय होता है वो होता है। तो इससे बचने का जो उपाय है तो वो सबसे पहले कि हम अपने विल पावर को बढ़ाएं, अपने सकारात्मक शक्ति को बढ़ाएं, अपने अंदर विल पावर को जनरेट करें, और नियमित योगाभ्यास के साथ साथ में प्राणायाम और ध्यान का भी अभ्यास करें। कहते हैं कि जब प्राणायाम और ध्यान करते हैं, एक उदाहरण के तौर पे जैसे एक प्राणायाम कोई भी हम ले लें, अनुलोम विलोम प्राणायाम ले लें, जो सबसे सरल है और सभी लोग कर सकते हैं। उसमें जब हम कुंभक करते हैं, सांस को रोकते हैं, तो हमारे अंदर जो निगेटिविटी जो होती है वो काफ़ी हद तक कम होती है, जिससे कि कहीं ना कहीं बीमारी का जो भय होता है वो भी कम होता है और हम उस अवसाद से बच जाते हैं। बिल्कुल, उस अवसाद से बचने के लिए अगर हम थोड़ा सा योग करें, योगासन करें, सुबह शाम समय निकालें, वो अत्यंत लाभकारी होगा हमारे लिए। डॉक्टर प्रकाश जी, हम बात कर रहे थे जब ठंडी आ चुकी है, ठंड के मौसम में, ऐसे में जो फेफड़ों के रोगी होते हैं, हृदय के रोगी होते हैं, इन लोगों पे दिक्कत ज़्यादा हो सकती है। ऐसे में अगर इनको कोरोना संक्रमण हो गया है तो आप लोग किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं? आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। केजीएमयू पूरे प्रदेश में जिसने शुरुआत की थी लड़ाई में, हम देख रहे थे शुरुआत से लेकर और अब तक केजीएमयू की महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस कोरोना संक्रमण के दौरान लड़ाई में। देखिए विकास जी, बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने सवाल है, बहुत अच्छा रखा है, क्योंकि इस समय ये जो सांस की बीमारियां हैं, हार्ट की बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, सीबीए जिसको हम कहते हैं पक्षाघात है, ये तमाम तरह की जो समस्याएं हैं इस मौसम में बढ़ती हैं। हमारे लोग जो पहले से बीमार हैं, जो बीमारियों से ग्रसित हैं, उन लोगों को लगेगा कि ये शायद हमारी पुरानी बीमारी उखड़ आई है, उससे सांस फूल रही है, खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, क्योंकि ये लक्षण उनके साथ पहले से मिलते जुलते हैं। तो मेरा कहना यह है कि जब भी किसी को इस तरह के लक्षण आएँ, पहला तो प्रॉपर तरीके से जो बताया गया है अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के उस इलाज को पूरा करें। इनहेलर्स और जो दवाइयों की जो डोज है उसको पूरी तरह से लें, अपने मन से आधा ना करें उन डोज को। साथ ही साथ जब ऐसे लक्षण आए जो कि कोरोना से मिलते जुलते लक्षण हो सकते हैं, जिसमें बुखार है, खांसी जुकाम है, सांस फूलना है, ये लक्षण जब आए तो जरूर कोरोना की टेस्ट कराने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, रोगियों को अस्पतालों में आने में क्या कुछ डर है? ये हम चाहेंगे कि आप बताएं हमारे
माध्यम से पूरे दर्शकों को कि क्या है, एक मन में भय रहता है कि अस्पताल गए, वहाँ पे अन्य तरीके के मरीज आते हैं, कहीं संक्रमित ना हो जाए, वो क्या करें? देखिए, डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं है अब, क्योंकि हम लोगों ने कोविड की फैसिलिटी को अलग किया है, नॉन कोविड की फैसिलिटी को अलग किया है। आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पे जो हमारी जो ओपीडीज हैं वो शुरू हो गई हैं, सभी को वहाँ जो बुलाया जा रहा है तो वो सब जांच करा के आ रहे हैं अपनी। पहले कोविड की जांच करा के और ऑनलाइन एक अपना अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, तब ये लोग वहाँ पे आते हैं। इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे किसी कोरोना के मरीज से उनका सामना नहीं होने जा रहा है, और पूरा समय दे करके, क्योंकि लिमिटेड संख्या है और इसमें प्री अपॉइंटमेंट के साथ देखे जा रहे हैं, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी समस्या को लेकर के लगातार लोग पहुँच रहे हैं और पहुँचें। जो इसके लिए वेबसाइट दी गई है www.ors.gov.in, ये जो वेबसाइट है ये अपॉइंटमेंट के लिए है ऑल इंडिया, और इसके माध्यम से हमारे यहाँ ओपीडीज में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अन्य अस्पतालों में भी ले सकते सेवाएं भी हैं। जारी हो गई हैं, इसमें लगातार जारी देख हैं रहे हैं सेवाएं। विकास जी पूरी तरह से जारी आप कर लोग दी गई हैं। ऑनलाइन भी जो सहायता कर रहे हैं मरीजों की, ऑनलाइन सहायता का भी एक ऑप्शन खुला हुआ है। जो लोग पहले से जिन डॉक्टर्स के मरीज हैं वो लोग उन पे कंसल्टेशन कर भी रहे हैं, फोन से भी कर रहे हैं। लेकिन जिनको आने की ज़रूरत है वो डरे नहीं, अब आ सकते हैं, और कोरोना से उनका सामना होने नहीं जा रहा है। लेकिन जो छोटे छोटे उपाय हैं इनको जरूर पूरा करें, जो उपाय बताए गए। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, बिल्कुल हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन और दूरी। अगर लोगों को मिलना है तो खुले में मिलने की कोशिश करें, कि खुले में बातचीत करें, बाहर बैठ के लोगों से मिलें, बंद कमरे में ना मिलें। बंद कमरे में मिलना हो तो खिड़कियां और दरवाजे खोल के मिलें, और यदि कहीं एसी कमरे में मिलना है तो कहीं एग्जॉस्ट चलता रहे, जिससे कि जो माध्यम है ये जरूर बाहर आता रहे, जिससे कि वहाँ के जो लोग हैं वो इस बीमारी की चपेट में आने से बचें। बिल्कुल। और उससे खान पान में क्या कुछ ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि ठंड के मौसम और गर्मी का खान पान बिल्कुल अलग होता है। शरीर की जब ऊर्जा बढ़ाए रखना है, इम्यूनिटी को बढ़ाना है, ऐसे में क्या कुछ विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी? बिल्कुल सही सवाल किया भाई साहब। इसमें सबसे पहले जो ज़रूरत है कि हमें, कहते हैं ना कि अपने प्रकृति के अनुसार अपनी डाइट को हमें परिवर्तित करते रहना चाहिए। और हमारे जो भारतवर्ष में जो ऋतुओं का जो सिस्टम है वो हर ऋतु अलग अलग होती है, और ऋतु अनुसार कहते हैं भोजन करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो इस समय सर्दी का मौसम है, तो जैसे बताते हैं कि जो सर्दी कम करने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो बाजरा का अनाज में हम ले लें, बाजरा ले लें, जौ ले लें, है ना, इनकी मिक्स रोटी खाएं, और सब्जियों में जो जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां जो आ रही हैं इनका प्रयोग करें, और गुड़ और राब का प्रयोग जरूर करें। और अभी आने वाले समय में जैसे तिल के लड्डू हैं, तो इन तिलों का भी प्रयोग हम कर सकते हैं, जिनसे हमारा खून पतला हो। एक बात और मेरे मन में आई थी, तो वो बात शेयर करूं दर्शकों से, कि कोरोना से संक्रमित जो व्यक्ति हैं वो योग अभ्यास जो है सामूहिक ना करें, और जो है वो एकांत में करें और बंद कमरे में ना करें, और दूसरा मास्क लगा के ना करें, क्योंकि ये श्वसन का रोग है, तो ये श्वसन से संबंधित रोग है, इसलिए ये सामूहिक ना करें अभ्यास। तो इसमें बहुत ही ध्यान देने की जरूरत चीज होती है, उसको ध्यान में रखें। जैसा कि हमारे विशेषज्ञों ने जो भी चीजें बताई हैं उन चीजों का आप लोग विशेष ध्यान रखें। आज इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप लोगों ने भाग लिया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। तो इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में जो भी परिस्थिति कोरोना संक्रमण में होगी, हम लोग मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। कोरोना संक्रमण के खिलाफ हम लोग ध्यान रखेंगे, 2 गज की दूरी का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे और बार बार साबुन से हाथ धुलते रहेंगे। आज की कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।